हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जून 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर टीम टॉप नॉच इन नॉर्थ ईस्ट। और ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको अलग अलग पेपर में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम आज बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल क्या होता है, एक फ्रेश स्टार्ट क्या है जीएसटी काउंसिल के लिए, और क्या क्या उसको ब्रॉडर रिफॉर्म्स लेने चाहिए। अब जीएसटी काउंसिल एज ए बॉडी की बात करें तो जीएस टू का पार्ट हो सकता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो जीएस थ्री का पार्ट हो सकता है। स्ट्रीमलाइन काउंसिल्स, ensuring transparency and accountability in tribal autonomous council। ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल में हम स्ट्रीमलाइन की बात कर रहे हैं कि उन काउंसिल्स को कैसे स्ट्रीमलाइन करें। यहाँ पे अगर हम लोग फिर से बात करेंगे तो ये कौन सा बात हो जाएगा, जीएस पेपर 2 में आ जाएगा जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है। और जीएस पेपर 5, क्योंकि आसाम के रीजन्स भी 6 शेड्यूल एरियाज में आते हैं, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर आते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ माइक्रो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कहाँ आएगा, ज्योग्राफी में आ जाएगा जीएस पेपर 1, और साथ में डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा जो जीएस पेपर 3 के अंदर है। तो ये सारे टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, ये जो पहला टॉपिक है, खासकर फर्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आल्सो, क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म होता है, जो भी नई चीजें जीएसटी में इंक्लूड की जाती हैं, उसमें यूपीएससी और एपीएससी काफी इंटरेस्टेड रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द आर्टिकल डिस्कसेस द रिसेंट मीटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल विच वाज कन्वीन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 9 मंथ। सोचो, 9 मंथ में पहली बार ये मीटिंग हुई है, मतलब काफी दिनों बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। जीएसटी काउंसिल के बारे में हम बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक्स क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था? नहीं। जीएसटी काउंसिल जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में, 101 अमेंडमेंट के साथ जीएसटी काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया एज पर आर्टिकल्स 279A(1) of the amended constitution। GST council has to be constituted by the president within 16 days, 60 days of the commencement of article 279A। तो इससे हमें बहुत ज्यादा अब लेना देना नहीं है। मतलब 279A में जीएसटी काउंसिल होगा, और ये 2016 में जीएसटी काउंसिल बना दिया गया है ना, एज पर द आर्टिकल 279A। ये वाला हमारे ज्यादा काम का है। जीएसटी काउंसिल विच विल बी a joint forum of the center and the state। काउंसिल, जब भी आप वर्ड सुनो काउंसिल, काउंसिल में आप देखोगे कि मिनिस्टर्स जो हैं वो ज्यादा काउंसिल का पार्ट होंगे। इसमें यूनियन मिनिस्टर भी होंगे और स्टेट मिनिस्टर भी होंगे। तो जीएसटी काउंसिल में एक ये कॉमन फोरम है, ज्वाइंट फोरम है, जिसमें सेंटर के मिनिस्टर भी हैं और स्टेट के मिनिस्टर भी हैं। अब काउंसिल है तो एक चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसकी चेयरपर्सन है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस इसके मेंबर है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। हर स्टेट से कोई ना कोई एक मिनिस्टर यहाँ पे होगा जो इसका मेंबर होगा। अब देखो इसमें वोटिंग कैसे होता है। 3/4 मेजोरिटी चाहिए कोई भी डिसीजन लाने के लिए। 1/3 पावर डायरेक्टली किसके पास है? वो सेंटर के पास है। 2/3 वोटिंग पावर किसके पास है? स्टेट्स के पास है। मतलब अगर कोई भी चीज पास होना होगा तो सेंटर का सहमति तो चाहिए ही होगा, तो ही जीएसटी काउंसिल कोई भी चीज पास कर पाती है। जो भी जीएसटी के रिगार्डिंग चेंजेस लाने वाले होते हैं, किसी चीज को जीएसटी में डालना है, किसी को जीएसटी से बाहर निकालना है, कोई भी रेट चेंज करने हैं, ये सब कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करती है। तो जीएसटी काउंसिल, अभी नई गवर्नमेंट बनी है, एनडीए गवर्नमेंट, तो बहुत सारे नए मिनिस्टर भी जीएसटी काउंसिल के अंदर आए हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अब जीएसटी काउंसिल के अंदर आए हैं तो बहुत सारे एजेंडाज पे बात किया जाएगा, प्रोसीजरल चेंजेस पे बात किया जाएगा। जो भी इंडस्ट्रीज फीडबैक देती हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जाएगी। एक्नॉलेजिंग दैट इट कुड नॉट कंक्लूड डेलिब्रेशन ऑन ऑल एक्युमुलेटेड आइटम्स, काउंसिल रिजॉल्व टू मीट अगेन इन अगस्त टू एड्रेस द रिमेनिंग इश्यूज। तो जीएसटी काउंसिल बैठा सारे इश्यूज पे, क्योंकि 9 मंथ से उसने मीटिंग नहीं किया था, तो सारे इश्यूज एड्रेस नहीं हो पाए। तो नहीं हो पाए तो वापस से उन्होंने बोला कि अगस्त में वो लोग फिर से एक बार मीटिंग करेंगे। क्या क्या की डिसीजंस लिए गए हैं और मेजर्स क्या लिए गए हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्पाइट द पैक्ड एजेंडा इट इज कमेंडेबल दैट द काउंसिल मैनेज टू रीच अ कंसेंसस ऑन सेवरल इश्यूज। सेवरल इश्यूज पे कंसेंसस आया। कंसेंसस मतलब कि जहां
हर कोई तैयार है, जहां वोटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। एम्ड एट ईजिंग द लॉट ऑफ टैक्स पेयर, रिड्यूसिंग लिटिगेशन, टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन कम करना, लिटिगेशंस मतलब केस वेस जो होते हैं उनको कम करना, टैक्स रिलीफ कुछ आइटम्स पे देना, इस पे ये लोग बहुत इजीली अग्री कर गए, सारे के सारे कंसेंसस में आ गए। फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल एकोमोडेशन, हॉस्टल आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो, तो हॉस्टल्स के अंदर 20,000 अ मंथ जो है वहां तक का हॉस्टल एग्जाम्पशन होना चाहिए। हॉस्टल के ऊपर, हॉस्टल एक सर्विस है, हॉस्टल के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अब 20,000 से भी ज्यादा अगर मंथली आपका हॉस्टल फी है, मतलब आप लग्जरी में रह रहे हो, लग्जरी में रह रहे हो तो फिर शायद आप जीएसटी भी पे करो, कोई दिक्कत नहीं। रेलवे सर्विसेज, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी फॉर रेलवे सर्विसेज अवेल्ड बाई पैसेंजर, रेलवे सर्विसेज के लिए जीएसटी का एग्जेम्पशन हो गया, ये बहुत बड़ी राहत है ना। ये सब चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिफॉर्म 12% रेट, अप्रूवल ऑफ ए यूनिफॉर्म 12% जीएसटी रेट ऑफ पैकेजिंग, कार्टन्स, मिल्क कैंस, सोलर कुकर, एलिमिनेटिंग कंफ्यूजिंग क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस बेस्ड ऑन मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी, तो ये सारा यूनिफॉर्म रेट की यहाँ पे बात करी जाएगी। रेट्रोस्पेक्टिव मेजर, सेवरल इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेजर, सम इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली, बहुत सारा मेजर को रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैक डेटेड भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वेवर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी, बहुत सारे लोगों पर जिन पे जीएसटी का पेनाल्टी लगा था या जीएसटी नहीं लेट पे करने की वजह से इंटरेस्ट लगा था, उनको वेव भी किया जा रहा है। वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी ऑन टैक्स ड्यूज फॉर द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ जीएसटी प्रोवाइडेड दे आर पेड बाई मार्च, अगर नेक्स्ट ईयर मार्च तक सबने अपना जो भी जीएसटी पेंडिंग है वो पे कर दिया, तो जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है उससे लेके अगले 3 इयर्स तक जितने लोगों का पेनाल्टी बनता है या इंटरेस्ट बनता है उन सबको वेव कर दिया जाएगा। ये इसलिए भी है कि जीएसटी जब इंप्लीमेंट हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो एटलीस्ट 3 इयर्स तक का वेवर सब किसी को मिल गया। लोअर प्री डिपॉजिट्स फॉर अपील, reduction in stipulated pre-deposit for filing appeal including those with the upcoming GST appellate tribunal, ठीक है। अपकमिंग जीएसटी अपलेट ट्रिब्यूनल्स में जो भी अपील्स का फीस वगैरह था उसको थोड़ा कम कर दिया गया। करेक्शन फ्रॉम अ फॉर्म फॉर टैक्स पेयर, अप्रूवल ऑफ न्यू फॉर्म फॉर टैक्स पेयर टू करेक्ट एरर्स, एरर्स करेक्ट करने के लिए एक नया करेक्शन फॉर्म टैक्स पेयर्स को दिया जाएगा। तो देखो ये सारी जो चीजें आप देख रहे हो, ये सब चीजें गवर्नेंस में डाल सकते हैं। क्या ये चीजें याद रहेगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कहानी की तरह समझते जाओ। बट इसमें से अगर आप ये खासकर इसमें से और इसमें से अगर आपने एक पॉइंट भी याद कर लिया तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो गवर्नेंस में, या किसी भी जीएस पेपर 3 में भी आप यूज कर सकते हो। Structural and compliance reform. Beyond these measures, the Council signed off on significant structural and compliance reform. Structural मतलब क्या होता है कि जीएसटी का जो स्ट्रक्चर बना वही खराब बन गया, तो उस स्ट्रक्चर में रिफॉर्म होना चाहिए। एंडिंग एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज, जब जीएसटी लागू हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, गुड्स जो हैं, उन गुड्स पे जो टैक्स का रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। अब टैक्स का रेट कम हो गया, बट क्या कंपनीज वो उसका बेनिफिट आगे पास करेंगी कस्टमर को, ये एक डाउट था। तो वो आगे पास करें इसीलिए जीएसटी में एक क्लॉज डाला गया जिसको बोला गया एंटी प्रॉफिटियरिंग, मतलब वो प्रॉफिट तो लें बट वो जो अनड्यू जो टैक्स कम होने से जो फायदा हो रहा है वो किसको पास करे? कस्टमर को। उस समय जो एक क्लॉज पास किया गया उसको बोलते हैं एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज। उसको अब एंड कर दिया गया क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट करते समय काफी टाइम भी हो गया और ये डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट भी था। एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज बहुत डिफिकल्ट था इम्प्लीमेंट करना भी। अब आधार ऑथेंटिकेशन होगा, बायोमेट्रिक बेस्ड होगा, मतलब अब कोई फर्जी इनवॉइस, फेक इनवॉइस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा और क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ऑथेंटिकेशन और बेटर हो जाएगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। अपेक्स जीएसटी बॉडी मस्ट नॉट ओनली रिवाइव एंड एक्सपेडिएट जीएसटी रेट बट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट अ रोड मैप टू ब्रिंग एक्सक्लूडेड आइटम्स। तो ये एक हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं या वे फॉरवर्ड की बात करें कि वे फॉरवर्ड की बात क्या होगी? अपेक्स मतलब हाईएस्ट जीएसटी बॉडी, मतलब जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है। जीएसटी काउंसिल को क्या करना चाहिए? जीएसटी को और ज्यादा, जीएसटी रेट रिफॉर्म्स को और ज्यादा एक्सपेडाइट करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। और पेट्रोलियम जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता।
इन सबको भी जीएसटी के अंदर डालने की बात करनी चाहिए। द काउंसिल मस्ट मेंटेन इट्स फोकस ऑन ब्रॉडर रिफॉर्म पे फोकस होना चाहिए। छिटपुट छिटपुट काम तो होते रहेगा, और जो एफिशिएंट टैक्स सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये है वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन। ऑफन आप पूछते हो ना सर, हम आंसर लिख लेते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखे समझ ही नहीं आता है ना। तो कंक्लूजन में आगे वाली बात जो और जीएसटी काउंसिल या किसी भी बॉडी को करना चाहिए, तो इस सब पे फोकस करो। और मेन काम उन पे क्या करना चाहिए, मेन काम उनको ब्रॉडर रिफॉर्म्स पे फोकस करना चाहिए। ये हो गया आपका कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। सेकेंड टॉपिक की बात हम लोग करते हैं। सेकेंड टॉपिक इज इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल। ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल आपको कहाँ मिलेंगे, 6 शेड्यूल एरियाज में मिलेंगे। ये टॉपिक हमने उठाया है आसाम ट्रिब्यून से। जीएस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस में आपको हेल्प करेगा। जीएस पेपर 5 जो एपीएससी स्पेसिफिक पेपर है उसमें भी आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा। इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है देखो, जो भी 4 स्टेट्स अगर हम लोग बात करें, आसाम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, उसके अलावा हम मणिपुर की बात करें और मिजोरम की बात करें, मणिपुर नहीं मेघालय की बात करें और मिजोरम की बात करें, तो ये 4 जो स्टेट हैं इंडिया के, इन चारों स्टेट में क्या है, 6 शेड्यूल चलता है। 6 शेड्यूल मतलब कुछ एरियाज को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइबल एरियाज बोलेंगे, और उनपे वहां पे क्या बनेगा, ऑटोनोमस ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाए जाएंगे, है ना। अब ये ऑटोनोमस काउंसिल बनाए जाएंगे तो इन पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है। इनको बहुत सारा फ्रीडम दे के रखा गया है। ये भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारा रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट करा सकते हैं उस एरियाज के लिए। इनको फंडिंग भी बहुत सारा मिलता है, बट क्या फंडिंग का प्रॉपर यूज हो रहा है, ये किसके लिए अकाउंटेबल है, ये किसके लिए ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम बना हुआ है। ऐसा क्यों किया गया है कि जो इन एरियाज में ट्राइबल लोग हैं उनका वेलफेयर अच्छे से हो सके, बट इसके बाद भी ट्राइबल लोगों का वेलफेयर बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो इन पे थोड़ा अकाउंटेबिलिटी रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आर्टिकल वही बात करता है। द आर्टिकल डिस्कसेस द नीड फॉर न्यू लेजिस्लेशन टू improve the functioning of tribal autonomous councils in a certain state as emphasized by assembly speaker बिस्वजीत डायमरी। बिस्वजीत डायमरी जो emphasize करते हैं, तो उसके एम्फेसिस करते हुए इस पे बात करी जा रही है। ट्राइबल एरियाज हम 6 शेड्यूल के अंदर किसको बोलते हैं, देखो ये प्रीलिम्स का पार्ट बनता है, यूपीएससी एपीएससी में बार बार आता है। इनफैक्ट ये नाम आप याद भी रख सकते हो, बोरोलैंड है ना, कार्बी एंगलोंग है, दिमा हसाओ है, गारो खासी जयंतिया आपको पता ही है, सदार हिल्स है, त्रिपुरा है, ठीक है, और चकमा एडीसी, ये सारे रीजन जो आते हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये आपका 6 शेड्यूल एरियाज के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसको छोड़ दो, और बाकी एरियाज किसके अंदर आ जाएंगे, 6 शेड्यूल एरियाज के अंदर आ जाता है। अब 6 शेड्यूल एरियाज हम लोग को पता है। 6 शेड्यूल एरियाज ये सारे एरियाज हो गए। असेंबली स्पीकर बिस्वजीत डैमरी क्या बोलते हैं, नया लेजिस्लेशन को बनाना, न्यू लेजिस्लेशन टू इनेबल ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल टू बेटर यूटिलाइज सेंटर एंड स्टेट फंड, कि वो स्टेट फंड को क्या कर सके, बेटर यूटिलाइज करने के लिए एक नया लॉ चाहिए, लेजिस्लेशन चाहिए, क्योंकि स्टेट भी काफी फंड देता है और सेंटर भी काफी फंड देता है। फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, फंड का ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन नहीं है, वो लोग अकाउंटेबल नहीं है। इनफैक्ट ऑटोनोमस काउंसिल पे ये एलिगेशन भी लगता रहता है कि वो लोग करप्शन करते रहते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, कोई स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग नहीं है, और इससे ये करप्शन जो है और ज्यादा परपेचुएट होता है, फैलता है। क्या क्या इश्यूज हैं, लेजिस्लेशन फॉर फंड यूटिलाइजेशन हम लोग बात कर ही चुके। स्टेट सेंटर से पैसा मिलता है बट कोई लेजिस्लेशन नहीं है, एक ये प्रॉब्लम है। दिस लैक ऑफ रेगुलेशन मेक इट डिफिकल्ट टू होल्ड एनीबॉडी अकाउंटेबल, तो कौन अकाउंटेबल है रॉन्ग डूइंग के लिए, इसको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी गैप्स हैं उसको क्लियर रूल बना के और ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू सोर्स विथ मोर डिपार्टमेंट बीइंग ट्रांसफर्ड टू द काउंसिल, दे आल्सो नीड टू डिवाइस मींस टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू सोर्सेज, तो उसको उनको क्या करना चाहिए, रेवेन्यू सोर्सेज का मींस इंक्रीज करना चाहिए। This would reduce dependence on state and central fund and promote self sufficiency। उनको ये करना चाहिए कि देखो उनको और ज्यादा फंड मिल ही रहे हैं, और ज्यादा उनके अंदर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो जब और ज्यादा उनको डिपार्टमेंट ट्रांसफर किए ही जा रहे हैं, तो वो सेल्फ सफिशिएंसी क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं, वो और ज्यादा खुद से रेवेन्यू जनरेट करे रादर देन कि स्टेट और सेंटर के फंड पे ही डिपेंडेंट रहे। रिवैम्पिंग काउंसलिंग फंक्शन, काउंसिल के फंक्शन पे वो क्या रहे, रिवैम्प करे, मतलब उसको और ज्यादा रिवैम्प करने की जरूरत है, चेंज मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, एफिशिएंट करने की जरूरत है।
टेक में करप्शन एक मेजर इशू होता है, उस करप्शन को कैसे कम किया जा सकता है। वाइड स्प्रेड करप्शन कंटिन्यूज टू डेबिलिटेट द स्टेट डेवलपमेंट प्रोसेस, पर्टिकुलरली किस एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज। फंक्शनिंग ऑफ ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल एग्जाम्प्लिफाइज दिस इशू। Instead of serving their intended purpose of improving the lives of neglected communities, these council have become hot spot of under unprecedented corruption। मतलब करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, लार्ज स्केल करप्शन इन पे हो रहा होता है इनफैक्ट, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को एफर्ट लेना चाहिए कि करप्शन वगैरह को कम कर सके। कई बार हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो होते हैं वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड में इन्वॉल्व पाया जाता है। बिग फिश मतलब बड़े ऑफिसर्स कई बार बच जाते हैं, और छोटे छोटे जो पॉन होते हैं उनको सजा दे दिया जाता है। तो मतलब सिम्टम्स को एड्रेस कर दिया जाता है, एड्रेसिंग द सिम्टम, बट मेन रूट कॉज है उसको एड्रेस नहीं किया जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है कि छोटे लोगों को पनिशमेंट दे दिया, बड़े लोग जो है रूट कॉज बच गया, तो विदाउट पॉलिटिकल इंडोर्समेंट नहीं हो रहा होगा, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा आसाम ट्रिब्यून का बोलना है। एस्टैब्लिशिंग द रोल ऑफ दीज हायर अप्स इन चैलेंजिंग बट एसेंशियल फॉर कम्बैटिंग करप्शन। करप्शन कम्बैट करने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। इंश्योरिंग वेलफेयर फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, इससे क्या होगा, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए वेलफेयर आएगा। इम्पार्शियल एजेंसी जैसे नीति आयोग वगैरह से रेगुलर असेसमेंट कराया जा सकता है। दिस इवेल्युएशन हैव रिपीटेडली शोन दैट most central projects in the region are marked by corruption, necessitating stringent oversight to ensure proper implementation। तो ये बस क्या हो गया, ये आपका कंक्लूजन वाला बात हो गया कि अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करो सो दैट कि ट्राइबल कम्युनिटीज को और ज्यादा फायदा हो, है ना। तो ये बात भी आप समझ गए। थर्ड पार्ट हम चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, मॉनिटरिंग द माइक्रो अर्थक्वेक। माइक्रो अर्थक्वेक को मॉनिटर करने की बात। अर्थक्वेक आप समझते हो ना, बचपन से आप अर्थक्वेक का नाम सुनते हुए आ रहे हो। इनफैक्ट अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आता है वो भी आपको पता है। तो ये अर्थक्वेक में भी एक माइक्रो अर्थक्वेक होता है, छोटे पैमाने का अर्थक्वेक होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ये अर्थक्वेक, माइक्रो अर्थक्वेक से हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा वो बात करेंगे हम लोग। पहले तो अर्थक्वेक की बात करते हैं। अर्थक्वेक इज अ वायलेंट एंड एब्रप्ट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड शेक होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। देखो जो अर्थ बना हुआ है ना, वो अर्थ का जो क्रस्ट है ऐसे वो टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना हुआ है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट का जो भी मूवमेंट होता है ये आपस में कोलाइड होता है। कोलाइड होने से क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। वो एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी रिलीज होती है। वो रिलीज ऑफ एनर्जी ही हमें अर्थक्वेक वाला फीलिंग देती है। ठीक है। अब अर्थक्वेक होने से ग्राउंड तो शेक होता ही है। सॉयल लिक्विफैक्शन, सॉयल जो है, सॉयल थोड़ा सा सॉलिड जो है, सॉयल जो हल्का वाटर में मिलके वो ऐसे राउंड राउंड लिक्विफैक्शन उसको बोलते हैं। लैंडस्लाइड भी होने लगता है, ऑब्वियसली फिसर्स आ जाते हैं, जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं। एवलांचेज, माउंटेन्स जो आइस है वो खिसकने लग जाता है। फायर, आग लग जाती है। सुनामीज, अगर अर्थक्वेक जो है समुद्र वाले एरिया में होता है तो वहां से सुनामी भी आ जाती है। तो ये सारे क्या है, ये अर्थक्वेक वाली बात है। इन सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर मैग्नीट्यूड ऑन द रिचर स्केल। रिचर स्केल के मैग्नीट्यूड पर अर्थक्वेक को कैटेगराइज किया जाता है। माइक्रो अर्थक्वेक क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 3 और लेस हो। स्मॉल अर्थक्वेक क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 3 से 5 के बीच में हो। मॉडरेट क्या है, जिसका 5 टू 6.9 के बीच में हो। मेजर अर्थक्वेक किसको बोलते हैं, जो 7 से ज्यादा हो बट 8 से कम हो। और ग्रेट अर्थक्वेक जो 8 हो या 8 से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं ग्रेट अर्थक्वेक। तो ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ देखने के लिए मिलती है, ग्रेट में तो ऑब्वियसली मिलेगी, मेजर में भी मिलेगी। मॉडरेट अर्थक्वेक में भी थोड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। स्मॉल और माइक्रो अर्थक्वेक जो है वो जनरली पता भी नहीं चलते। माइक्रो अर्थक्वेक तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। स्मॉल अर्थक्वेक बहुत मामूली रूप से पता चलता है। मॉडरेट में भी 5.5 6 तक पता इतना नहीं चलते हैं, 6 के ऊपर थोड़ा उसका इफेक्ट ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गई माइक्रो अर्थक्वेक वाली बात। 1941 में जो सिस्मोलॉजिस्ट है गुटेनबर्ग और रिचर, इन्होंने डेवलप किया है ग्राउंड ब्रेकिंग फार्मूला। ग्राउंड ब्रेकिंग फार्मूला जिससे डिटरमाइन किया जाए अर्थक्वेक का साइज क्या होगा, ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन लोगों ने डिटरमाइन किया। They discovered that the occurrence rate of earthquake increases as the size decreases। जैसे जैसे साइज बढ़ता है, मतलब अर्थक्वेक का साइज अगर बड़ा होगा तो उसका अकरेंस क्या होगा, कम होगा। और अर्थक्वेक अगर छोटा छोटा आएगा तो अर्थक्वेक बहुत बार आएगा, अकरेंस रेट बढ़ जाएगा, है ना।
जैसे जैसे उसका साइज छोटा हो जाए, क्योंकि एनर्जी जितना रिलीज करना है वो तो रिलीज करेगा ही। अब छोटा छोटा अर्थक्वेक आएगा तो थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी रिलीज करेगा, एक ही बार बड़ा अर्थक्वेक आ गया तो एक ही बार सारा एनर्जी रिलीज कर देगा। तो ये यहाँ पे बात है। अ डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड बाई 1 यूनिट रिजल्ट इन 10 फोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अर्थक्वेक। अगर 5 रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया है, आना था, उसके जगह 4 पे आएगा तो 4 वाले कम से कम कितने आएंगे, 10 आएंगे। अगर 5 वाला एक आना था तो, है ना, अगर 5 वाला एक आना था तो 3 वाले आएंगे तो कितने आएंगे, कम से कम 100 आएंगे या 100 आएंगे। तो ये इंक्रीज होता है, 10 फोल्ड इंक्रीज हो रहा होता है। एडवांसेज इन सीज्मिक मॉनिटरिंग, ट्वेंटियथ मिड 20th सेंचुरी से सीज्मिक मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो भी हरकतें हो रही है अर्थ के अंदर, हम उसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पा रहे हैं, सीज्मोग्राफ से मेजर कर पा रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज कर रहे हैं, लो पावर्ड बैटरीज का यूज कर रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि इवन स्मॉलर अर्थक्वेक को, माइक्रो अर्थक्वेक को भी हम समझ पा रहे हैं कि ये अर्थक्वेक आ रही है और क्यों आ रही है। Importance of monitoring micro earthquake. Continuous recording of small magnitude quakes or micro earthquakes help in understanding the complex nature of seismic activities and the seismicity of specific area. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से सोचो। अगर हम छोटा छोटा जो भी अर्थक्वेक आ रहा है, चाहे वो स्मॉल अर्थक्वेक हो या माइक्रो अर्थक्वेक हो, उसको कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करें, उससे क्या फायदा होता है, उससे हमें जो भी सिस्मिक एक्टिविटीज का कॉम्प्लेक्स नेचर है वो समझ में आता है। The background seismicity of a region is determined through data collected during the continuous monitoring of earthquake. अगर कंटिन्यूस हम अर्थक्वेक के मॉनिटर करते रहें तो उस रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में क्या सिस्मिसिटी है उसका बैकग्राउंड हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसको हमें मंथ्स तक कवर करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा, अगर उस रीजन में अगर नया एक्टिव फॉल्ट है या कोई एक्टिव फॉल्ट है वो हमें पता चल जाता है। एक्टिव फॉल्ट होने से लार्ज अर्थक्वेक आने के क्या चांसेस हैं वो भी हम लोग एक तरह से डिड्यूस कर लेते हैं। इसके अलावा सीज्मिक हजार्ड जोनेशन, किस एरियाज में ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस है, किसमें कम अर्थक्वेक आने के चांसेस है, किसमें अर्थक्वेक आएगा तो ज्यादा मैग्नीट्यूड का आ सकता है, तो ये सीज्मिक हजार्ड जोनेशन हम लोग कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ये सारी चीजें आप जीएस पेपर 3 जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की बातें होती हैं वहां पे लिख सकते हो। और कॉन्सेप्चुअल चीजें कहाँ लिख सकते हो, वो जीएस पेपर 1 में लिख सकते हो। रीजनल स्टडीज एंड एप्लीकेशन, तो ऐसा हमने किया भी है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज को हमने स्टडी भी किया है, सिज्मिक फॉल्ट को हमने स्टडी भी किया है। कहाँ किया है, हिमालयन रीजन, ये देख सकते हो, हिमालयन रीजन और ब्रह्मपुत्रा रीजन में हमने ये स्टडी भी करके रखा है। The acquired micro-earthquake data have enabled the delineation of seismic activity and fault orientation in regions such as Brahmaputra Valley, Arunachal Pradesh and Meghalaya Massif। सच में सब में ये डेटा को डिड्यूस करके रखा गया है। These efforts are essential for understanding and preparing for seismic risk and these vulnerable area। अब ये सब डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक सिज्मिक रिस्क को अंडरस्टैंड कर पाए, सिज्मिक रिस्क को समझ पाए, वलरेबल एरियाज को डिलिनेट कर पाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ आफ्टर शॉक एंड इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, आफ्टर शॉक को देखना और इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी को देखना। आफ्टर शॉक क्या होता है, देखिए, मेन अर्थक्वेक को हम बोलते हैं मेन शॉक, ये है ना मेन अर्थक्वेक, इसको मेन शॉक बोलेंगे। मेन अर्थक्वेक के पहले पॉसिबल है कि छोटे छोटे मैग्नीट्यूड के बहुत सारे क्वेक्स आए, और मेन मैग्नीट्यूड के बाद भी पॉसिबल है, मेन अर्थक्वेक के बाद कि थोड़े छोटे मैग्नीट्यूड के और भी बहुत सारे आपके अर्थक्वेक आए, है ना। बैकग्राउंड एक्टिविटी हमने बहुत छोटा कर दिया। ये ऊपर वाले बाद वाले क्या है, आफ्टर शॉक, और ये वाले क्या है, फोर शॉक, और ये जो है आपका मेन अर्थक्वेक है। तो कई बार मेजर अर्थक्वेक के बाद भी बहुत सारे माइनर अर्थक्वेक आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आफ्टर शॉक आते हैं। वो मंथ्स तक आते रहते हैं, और जितना एनर्जी बचा रहता है, स्ट्रेन एनर्जी, वो धीरे धीरे करके रिलीज होता रहता है। Recording these aftershock using a network of portable seismograph around the epicenter, epicenter मतलब जहां से earthquake आ रहा होता है, निकल रहा होता है एनर्जी, can provide valuable data। इससे हमें क्या मिलेगा, valuable data मिलेगा। This data help identify the source mechanism of large earthquake। large earthquake क्यों आया, उसका सोर्स हमें मिलेगा, क्या फॉल्ट प्लेन है ना, वो हमें डेटा यहाँ पे मिलेगा। मेन शॉक का एनर्जी आप देख सकते हो अचानक से, फोर शॉक का देख सकते हो, आफ्टर शॉक धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, सिस्मिसिटी इंड्यूस भी हो सकता है ना। अर्थ अपना एक बैलेंस बना के रखा हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट अपने एक बैलेंस बना के रखे हुए हैं। हमने यहाँ पे एक बड़ा डैम बना दिया, अब बड़ा डैम बना दिया, वहां पे पानी स्टोर हो रहा है, उससे ये अर्थ का बैलेंस, ये टेक्टोनिक प्लेट्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। क्या ऐसा बिगड़ा है, बिल्कुल बिगड़ा है।
1967 में कोयना डैम बन रहा था महाराष्ट्र में, उसकी वजह से अर्थक्वेक आया। ये किसकी वजह से आया? रिड्यूस इंड्यूस्ड, मतलब सिस्मिसिटी को इंड्यूस कर दिया, है ना। एक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो होता है अर्थ का वो ऑल्टर हो गया। अंडरग्राउंड माइनिंग अगर हम करेंगे तो भी यहाँ से भी बैलेंस बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर होता है वहां भी अर्थ की सिस्मिसिटी बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। फ्लूइड इंजेक्शन, अगर माइनिंग करने के लिए बहुत सारा पानी वाटर अचानक से नीचे जमीन में दे दिया तो वहां से भी सिस्मिसिटी इंड्यूस होने का चांस रहता है। रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिसिटी, अगर रिजर्वायर अगर हम बना रहे हैं जिसके बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं, बनाते भी रहते हैं हम लोग, तो कंस्ट्रक्शन के पहले हमें बेस लाइन सिस्मिसिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उस एरिया का बेस लाइन सिस्मिसिटी क्या है। अगर ज्यादा है तो शायद उस एरिया में हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी हमें चेंजेस को मॉनिटर करना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लार्जर डैम्स का तो उसमें सिस्मिसिटी में क्या चेंज आ रहा है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन, डैम बन जाने के बाद और रिजर्वायर को फिल हो जाने के बाद भी हमें सिस्मिसिटी को ऑब्जर्व करना होगा। माइक्रो सिस्मिक डेटा फ्रॉम दीज सर्वे, ये माइक्रो सिस्मिक डेटा होगा, हेल्प डिटरमाइन इफ सिस्मिक कंडीशन आर कॉज्ड बाय रिजर्वायर अलोन और आर रिलेटेड टू सिस्मोजेनिक फॉल्ट। तो ये सिस्मोजेनिक फॉल्ट की वजह से होगा, ये रिजर्वायर की वजह से होगा, ये हमें पता चल जाएगा। रिजर्वायर कैन सर्व एज नेचुरल लेबोरेटरीज फॉर अर्थक्वेक रिसर्च, allowing scientists to study the velocity ratio of longitude and transverse wave in micro earthquake। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये जो सीधे सीधे वेव ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और इसी में पार्टिकल का ट्रेवल होता है। ट्रांसवर्स मतलब वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रेवल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव, जो आप साइंस की क्लासेस में पढ़ते हो। कुल मिलाने के बाद क्या है यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन यही निकल रहा है कि अगर हम लोग छोटे छोटे वेव्स जो होते हैं जिसको हम माइक्रो वेव्स बोल सकते हैं, माइक्रो अर्थक्वेक्स का अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, सिस्मिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो जहां नया फॉल्ट लाइन बन रहा है, जहां जब मेजर अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, डैम से जो प्रॉब्लम हो रही है, ये सारा चीज हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक, जहां अर्थक्वेक का डिजास्टर मैनेजमेंट है वहां पे इसको हम लोग डायरेक्टली एज अ मिटिगेशन मेजर हम लोग डाल सकते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर एग्जांपल 1960s में यूएस ने टेस्टिंग वेस्टिंग किया, उसके बाद वहां 4000 स्मॉल मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आए। ऑयल फील्ड यूएस में ओक्लामा सिंस 2009 के बाद जहां वाटर को इंजेक्ट किया गया अचानक से हाई प्रेशर से अर्थ के अंदर, वहां 3 और लेस मैग्नीट्यूड के 2000 अर्थक्वेक आए। तो मतलब ये एक्टिविटीज जो होती हैं ये अर्थक्वेक को इंड्यूस करती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्मिक डिजाइन, it is crucial for government and the public to adopt seismic design principle in construction to mitigate the risk of earthquake disaster. While we cannot control natural event, can we? No. Understanding and preparing for seismic activity can help minimize potential damage. तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।